जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत गुरु परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे और गुरु जी महाराज की आज्ञा लेके आपके बीच में सत्संग शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो सत्संग आप सबके बीच में शेयर करूंगी उसको श्रद्धा भाव के साथ सुने, अंत तक सुने। हो सकता है कि आपके बहुत सारे सवाल का जवाब आज इस सत्संग में आपको मिल जाए। हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो और गुरुजी महाराज आज आपको ये सत्संग सुनवाना चाहते हो, तो आप लास्ट तक सत्संग को जरूर सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो आपके बीच में मैं आज सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, ये हमारी ओल्ड आंटी का सत्संग है। गुरुजी महाराज ने कैसे उनकी लाइफ को चेंज करा है, आप सत्संग को अंत तक जरूर सुने संगत जी। जय गुरु जी। जी के चरणों में शत शत प्रणाम, सारी संगत को मेरा प्रणाम। और गुरुजी जैसे कहते थे नमस्ते, ये स्वीकार हो। आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपनी इस जन्म की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बैकग्राउंड तो मेरा ये है कि मेरा जन्म एक ब्राह्मण पली बड़ी हूँ। तो मेरे फादर शौकिया बहुत पत्री देखते थे, बड़ी अच्छी पत्री देखते थे। तो वो मुझे कई बार कहते थे कि 32 साल की उम्र के बाद तेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जिसका तेरे से कोई लेना देना नहीं होगा, वो ऑपोजिट सेक्स का होगा और वो तेरी जिंदगी का सारा। तो गुरुजी के, मेरे को गुरुओं की महिमा का कोई ज्ञान नहीं था और हम लोग मजाक में, मैं और मेरी फैमिली, कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, ये करके छोड़ देते थे। 23 अप्रैल 1995 को मैंने पहली बार जिंदगी में गुरुजी के साक्षात दर्शन किए। जब गुरुजी, हमारी शादी जो धौला कुआं क्लब में हुई थी, गुरुजी मेरे हस्बैंड के सरबाले बने थे और गुरुजी के पहले साक्षात दर्शन मैंने किए थे। उस टाइम जब शादी हो रही थी, मेरी मदर रही थी, गुरुजी के साथ फोटो खिंचाओ, इन फोटोज की बड़ी वैल्यू होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर हाँ, जैसे घर के बड़े होते हैं आप उनका मान करते हो। तो शादी के टाइम मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी की महिमा का। शादी के 3-4 दिन बाद मेरी ननद ने मेरे को कुछ ऐसी बातें मेरे बारे में बताई जो गुरुजी ने बताई हुई थी जब हमारा रिश्ता तय हुआ था, जो मैं काफी शॉक्ड, भी एक छोटा वर्ड है कि ऐसी बातें कैसे पता है किसी को। कुछ मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। जैसे गुरुजी ने कहा था कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी 89 में, 95 में मेरी मैरिज हुई थी। तो गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को, एक्चुअली क्या हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया में एड थी, मेरी मदर ने उसमें अप्लाई किया था। अपेरेंटली मेरे मदर इन लॉ सारा बंडल लेके जलंधर में गुरुजी के पास गए थे। सारे बंडल में से गुरुजी ने मेरी फोटो निकाली थी और कहा था कि लड़की यही होगी। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम गुरुजी के इतने डिवोटी नहीं थे, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ थे। गुरुजी से शायद आर्ग्यू करा, हम लोग मिल चुके थे और हम एक दूसरे को रिजेक्ट कर चुके थे जब तक फोटोज गुरुजी के पास पहुंची। तो मेरे हस्बैंड के लिए एक बहुत बड़ा शौक था कि ये रिश्ता नहीं हो सकता क्योंकि हम तो रिजेक्ट कर चुके हैं। तब गुरुजी ने कहा था कि तूने अपना आज देखा, मैंने तेरा कल देखा, और अगर तू मेरे को मानता है तो तू ये शादी कर ले। तब तक मेरे हस्बैंड किसी और लड़की को सिलेक्ट कर चुके थे, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, पर समहाउ ही सकम टू इट। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इसके बाद में ये चीजें कैसे गुरुजी ने बताई मुझे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सीन हुआ था। एनीवे, तो ये शादी फाइनली पक्की हुई। तो मेरे मदर इन लॉ ने, मतलब हस्बैंड ने तो नहीं थे उस टाइम, तो मदर इन लॉ ने धीरे से गुरुजी से पूछा कि इसी लड़की पर क्यों बोल रहे हो आप। तो गुरुजी ने बोला कि इसके फादर की डेथ हो चुकी है, इसकी मदर इसको वापस नहीं लेगी, लड़की ओ चाहिए जो एनू ना छड़ दे, तुसी कुड़ी उठा लियो और कोई दान दहेज ना मांगना। तो मैं संगत जी सच बता, एक जोड़ी कपड़ा जो मैंने अपनी शादी में पहना था, जो साड़ी, बस उतने में मैं ब्याह के आ गई और तब हमारी लाइफ शुरू हुई। और गुरुजी ने, माय हस्बैंड हैड आर्ग्यूड, तो उन्होंने बोला था कि गुरुजी ऐसा क्या है इस लड़की में, मैं नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने बोल दिया था कि तेरा जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा, तू खुद बड़ा अपसेट हो जाएगा कि तेरे को ऐसी लड़की चाहिए जो तेरे को संभाले, तू अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। और 6 महीने के अंदर ये सब कुछ हो गया कि माय हस्बैंड लॉस्ट हिज बिजनेस, कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करते थे, एंड ही वाज जॉबलेस, ही वाज फ्रस्ट्रेटेड एंड इट वाज डिफिकल्ट। बट एनीवे, गुरुजी accepted
me in his शरण। ये हमारी शादी अप्रैल में हुई। जुलाई में गुरुजी ग्रेटर कैलाश में, हम लोग जैसे कहते हैं ना, जब वेले हुए तब चल पड़े। ग्रेटर कैलाश में तब गुरुजी होते थे, तो हो गए। एंड माय हस्बैंड हैड सम मनी इन द कार, जो किसी को देना था। तो कार वहां पे पार्क करी एंड वी वेंट इन। तो गुरुजी ने सिर्फ चाय प्रसाद दी और बोला गाड़ी में जो पैसा पड़ा है वो लौटा के आओ। एंड ही जस्ट डिडंट अलाउ अस। तो चाय प्रसाद दिया एंड वी वेंट। उसके बाद गुरुजी ने कुछ कुछ ऐसी चीजें, मतलब मेरे हस्बैंड जैसे दोपहर को मेरे से अपने पैर दबवाते थे। अब नई नई शादी हुई थी, मैं भी ज्यादा बोलती नहीं थी, तो मेरे को पड़ा था कि यार ये क्या अजीब सी बात है कि अब इनके पैर दबाओ। तो एक दिन मैंने कहीं मजाक में पंगे लेने के लिए कह दिया कि आप पहले मेरे पैर दबाओ, फिर मैं आपके पैर दबाऊंगी। उस दिन शाम को हम ग्रेटर कैलाश मंदिर गए और गुरुजी वाज ऑलवेज वेरी वेरी लाउड एंड क्लियर। गुरुजी ने कोई मम्बलिंग मैंने कभी नहीं सुनी गुरुजी ने इनकरेज की हो। तो बड़ी लाउडली गुरुजी ने सारे संगत के सामने बोला, देखो वो लड़की आई है जो अपने हस्बैंड से अपने पैर दबवाती है। मुझे इतनी शर्म आई कि मतलब गुरुजी तो सब कुछ ही लाउडली एंड क्लियरली बोल देते हैं। तो समहाउ आई स्टार्टेड गेटिंग दिस फीलिंग कि गुरुजी को पावर है जब इनको सब बातें सुनाई देती हैं। मेरा उनके बारे में कोई ओपिनियन नहीं था, एक्सेप्ट कि वो अगर घर के एल्डर हैं तो मैंने सिर्फ उनके मत्था टेकना है और मुझे सिर्फ ब्लेसिंग्स लेनी है। बाकी गुरुजी ने कभी मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा जो मेरे को कोई चीज में प्रॉब्लम दे। जिंदगी चलती गई। सडनली एक दिन गुरुजी ने मेरे को जुलाई एंड में बोला, शशि आंटी पेट में दर्द होती है। एक्चुअली मैं खुद प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ। मेरा एक परफोरेटिंग पेप्टिक अल्सर था विच वाज गोइंग इनटू पैनक्रियास। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो लोग कहते थे कि स्ट्रेस है। एम्स में मेरी मदर बड़ी सीनियर रही हैं, तो एम्स के डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि आप अपनी सर्जरी करवा लो और वेगस नर्व कटवा लो ताकि आपका एसिड सिक्रीशन ना हो। दैट इज द ओनली मेथड द मेडिकल वर्ल्ड हैज टू ऑफर। मैंने मना कर दी थी क्योंकि फादर की डेथ हुई थी। आई डिडंट वांट टू गो ऑन एन ऑपरेशन थिएटर टेबल। जब गुरुजी ने बोला पेट में दर्द होती है, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो बोलते हैं पान के पत्ते लेकर आना। मैंने बात आई गई कर दी। जुलाई 95। दिसंबर 95 में हम जलंधर मंदिर गए थे गुरुजी के पास। तो मेरे मदर इन लॉ भी साथ थे और गुरुजी ने तब कहा, शशि आंटी पान के पत्ते नहीं लाई। तो मेरे को लगा मतलब पान के पत्ते में इतना बड़ा क्या रखा हुआ है। तो माय मदर इन लॉ शी लॉस्ट हर हेड ऑन मी कि सुनते नहीं हो, किसी की बात करते नहीं हो। तो मैंने उनको धीरे से बोल दिया, मैंने कहा आपका विश्वास होगा मेरा नहीं है। एनीवे माय हस्बैंड टोल्ड मी चल चल पान के पत्ते लेकर आते हैं, लाइक वी डिफ्यूज द सिचुएशन। तो जलंधर मंदिर के पीछे एक लेवल क्रॉसिंग है, उधर पर एक पान की शॉप है। हम वहां तक गए और सुबह का 10 बजे का टाइम होगा और पान के पत्ते के लिए हमने उसको बोला हमें पान के पत्ते दे दो। तो पान के दुकान वाला मुझे कहता है गुरुजी ने मंगाए हैं। तो मेरे दिमाग में, क्योंकि हम बड़े गंदे लोग हैं, मतलब मैं अपनी गंदगी अपनी कम से कम आपको बता सकती हूँ कि मेरे दिमाग में है कितना बड़ा यहाँ पे फाइनेंशियल रैकेट है। ये पान बेचेगा और उस पान को मैं फंड करूंगी और उस पान के पत्तों से सारा लोग पता नहीं कहाँ जाएगा। स्मॉल थिंग लाइक पान का पत्ता। एंड दिस ऑल वेंट इन माई हेड। तो मैंने बोला हाँ गुरुजी ने मांगे हैं। तो उसने बोला आधा घंटा रुकना पड़ेगा। और उसकी बाल्टी में पत्ते थे। तो मैंने उससे आर्ग्यू करा कि ये जो, क्योंकि पान की दुकान पे खड़े होना मुझे बड़ा ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस लग रहा था। तो मैंने को गुस्सा आ रहा था कि मैं वहां क्यों खड़ी हूँ, और वो भी दिन के 10 बजे। तो मैंने उसको बोला ये बाल्टी में जो पत्ते ये दे दे। तो कहता है कि नहीं गुरुजी के वहां फ्रेश पत्ते जाते हैं, तोड़ के लाने पड़ेंगे। आधा घंटा उसने हमें वेट कराया, इन विच आई डाइड आई डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ शेम। एनीवे वो पान के पत्ते में लेकर आई। तो 10:30 पौने 11 हुए होंगे और गुरुजी ने मेरे को बोला जा ऊपर जाके सो जा। अब मुझे लगा 11 बजे कौन सो जाता है दिन में। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आई है। तो गुरुजी ने फिर बोला जा ऊपर जाके सो जा। मेरी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंटेटिव टेंडेंसी हो गई। तो मेरी ननद ने मुझे बोला अगर कह रहे हैं तो तू ऊपर चली जाना, तू सो या ना सो उससे तेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो मैं ऊपर चली गई और वहां गुरुजी का झूला और वो रेड कारपेट, वो मेरे आज तक दिमाग में तरोताजा है। और मैं पता नहीं कब सो गई, मुझे कोई होश नहीं, मुझे कुछ नहीं पता कब नींद आई, कब मैं गिर गई। 3 बजे का टाइम होगा जब मेरी ननद मेरे को धक्के मार मार के उठा रही थी कि जल्दी उठ, तेरे को गुरुजी ने नीचे बुलाया। मैंने अपने होश संभाले, क्योंकि मैं कभी बिना चादर ओढ़े नहीं सोती हूँ। अगर मैं ट्रेन में होती तो मैं बिल्कुल नहीं सोती हूँ, क्योंकि मुझे लेटने में बड़ी शर्म आती है।
एंड जब मैं उस टाइम उठी तो मैंने देखा मेरे ससुर भी हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं, बगल में लेटे हुए हैं। मुझे बड़ी शर्म आई कि मैं अपने ससुर के सामने बिना चादर ओढ़े लेट कैसे गई। एनीवे मैं जब तक नीचे आई तो मेरे मदर इन लॉ वहां बरामदे में जहां एक्वेरियम होता था जलंधर मंदिर का, वहां बैठे हुए थे और सामने गुरुजी का ट्रीटमेंट रूम था। तो उन्होंने मेरे को बोला जाओ जाओ अंदर जाओ, गुरुजी ने बुलाया। मैं आपको अपनी नीचता बताना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में आया, हाय राम मेरी सास को देखो, मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे को अकेले पराया आदमी के साथ एक कमरे में बंद कर रही है, कितनी घटिया औरत है ये। और इस ख्याल से, और अगर आपको याद हो तो वो ट्रीटमेंट रूम पर एक वो डोर क्लोजर लगा होता है, लेकिन मैंने अपना पैर उसमें अड़ा के मैं उस कमरे के अंदर गई। मुझे गुरुजी की महिमा का कोई आभास नहीं था, लेकिन ये गंदगी मेरे दिमाग में चल रही थी। तो गुरुजी ने मुझे तुरंत बोला कि शशि आंटी जब भी मैं बुलाऊं ना तो अरविंदो नाल लाई। मेरे को लगा बड़े अच्छे गुरुजी हैं, इनको तो सब पता है। मैं गई दौड़ के अपने हस्बैंड को बुला के लाई। गुरुजी ने हमको लिटाया, मेरे को दीवान पर और मेरे हस्बैंड को कारपेट पे, पान के पत्ते पेट पे लगाए, मेरे भी और मेरे हस्बैंड के, स्टील की करछी फेरी और गुरुजी सामने से चले गए। कमरे में और कोई नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तेरे कानों से धुआं निकला? क्योंकि मेरे को मतलब एक मेडिकल दिमाग कहाँ बिलीव करेगा इन सब चीजों में। तो वो कहने लगा पता नहीं, कहते तो हैं लेकिन गुरुजी ऐसा इलाज करते हैं। मैं कहा एक और तू आया, ऐसे इलाज करते हैं, हो जाएगा। एनीवे एक घंटे के बाद मेरे मदर इन लॉ आए, कहने लगे गुरुजी ने कहा है इसे पानी में बहा देना इन पत्तों को। तो रास्ते में जब हम जलंधर से वापस जाएंगे चंडीगढ़, रास्ते में बड़ी सारी कैनाल्स आती हैं, उसमें डालना है। हम आ गए और समहा मेरी दर्द चली गई। लेकिन ईगो इतनी ज्यादा होती है कि आप मानते नहीं हो, और मैं भी उनमें से एक। तो मुझे क्या लगा, नहीं नहीं, आई एम इटर्नली हैप्पी इन माई मैरिड लाइफ, इसलिए ये अल्सर हील हो गया। 15-20 दिन तक जब तक मुझे पेन नहीं हुई, उसके पहले 89 से 95 आप जानिए 6 साल तक खाली पेट रहूं तो दर्द हुए, कुछ खाऊं तो दर्द हुए, क्योंकि स्टमक और फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम मेरा पूरा अल्सरेटेड था विच वाज परफोरेटिंग। तो हालत हो रखी होती थी मेरी। और सडनली आप सोचो कि आपकी वो दर्द चली जाए, आप मान नहीं सकते। काफी देर बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ मेरी दर्द चली गई है। और ऊपर से वो गुरुजी का हरी मिर्च वाला लंगर जो गुरुजी प्यार से खुद बैठा के खिलाते थे, चपातियां गुरुजी डालते थे, चाय प्रसाद, जो चीजें मना होती हैं अल्सर के पेशेंट को, वो सब चलने लग गई। और मैंने इतना बढ़िया खाना कभी नहीं खाया था अपनी जिंदगी में। मैं तो बड़ा लूट लूट के लंगर खाती थी और गुरुजी बड़े प्यार से खिलाते थे, तो कोई वो नहीं। तो पूरे मतलब पूरे आनंद की प्राप्ति मेरे को होने लगी। एक बार जलंधर मंदिर में पीछे, मतलब वो जो एक्वेरियम वाली साइड है, उधर बैठी हुई थी। ज्यादा मैं लोगों को जानती नहीं थी, पर हाँ जैसे कोई बैठा है कुछ बोल रहा है तो सुन लेती थी, अगर सुन जाए। कान लगा के नहीं सुनती थी, पर हाँ सुन रहे थे। तो एक किसी बात पर हंस रही थी मैं किसी के साथ, जब गुरुजी वहां से निकले और बोलते हैं मुझे देखो कितने आराम से बैठ के हंस रही है, इन्हों नहीं पता मैंने इसके कितने ऑपरेशन कर देते। मैंने सिर्फ मन से गुरुजी को शुक्राना करा, क्योंकि मुझे अब ये पता चल गया था कि गुरुजी अगर मैं कुछ गलत सोचती हूँ गुरुजी पक्का मेरे को बोलते हैं। गुरुजी ने मुझे अपनी ये पावर दिखा दी कि जो मैं सोचती भी हूँ वो भी गुरुजी को पता है, और डिस्टेंस डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। दिल्ली में सोचा वो गुरुजी ने जलंधर में बता देना है, तो और बोलना भी जरूर है, चूकेंगे नहीं गुरुजी अगर मैंने। तो धीरे धीरे मेरे को ये पता चल गया कि अब मैं कुछ गलत नहीं सोच सकती, कुछ गंदा नहीं सोच सकती, और मुझे जरूरत नहीं है। इस तरह मेरी जर्नी 95-96 में चली। 97 में मैं सीनियर रेजिडेंट बनी, पहले जीटीबी हॉस्पिटल में शाहदरा में दिल्ली में। और मेरे को थोड़ी थोड़ी कोई स्पॉटिंग होती थी रोज। तो मैंने अपने कोलीग से पूछा तो उसने मेरे को बोला गायनी में टेस्ट करा, हो सकता है यू मे बी प्रेग्नेंट। तो मैं उस दिमाग से अपना चेकअप कराने गई। जब पता चला कि प्रेगनेंसी नहीं है तो आई हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर अ कैंसर। मेरी 1-1.5 साल तक टेस्ट होते रहे, सब कुछ होता रहा, मेरी डीएनसी भी हुई, एंड फाइनली आई अराइव विद द डायग्नोसिस ऑफ यूट्राइन कैंसर। मेरी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि मेरी मदर इज अ कैंसर स्पेशलिस्ट, शी इज नो मोर नाउ। वो यूएस इमिग्रेट कर गई थी, और ब्रदर्स, मेरे 2 ब्रदर्स हैं, दोनों यूएस में हैं। बड़ा वाला ऑन्कोलॉजिस्ट है लेकिन वो भी जा चुका था। और इस साइड की फैमिली में मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, और मेरी कोई फैमिली नहीं हुई थी। तो मुझे ये पता था कौन सी सास एक बहू जिसके यूट्रस में कैंसर हो उसे एक्सेप्ट करेगी।
So I decided not to take chemotherapy. I was advised by the AIMS HOD and I decided I would rather die. उसके बाद मेरा हस्बैंड दूसरी शादी कर ले, मेरे को चलेगा. तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया एंड आई डिड नॉट टेक द ट्रीटमेंट. 97 लेट या 98 अर्ली होगा जब मेरे मदर इन लॉ चंडीगढ़ से दिल्ली आए. मैंने तब तक विलिंगडन हॉस्पिटल या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था एज अ सीनियर रेजिडेंट एंड शी टोल्ड मी कि गुरुजी दिल्ली आए हुए, तूने चलना है. तो मैं ना गुरुजी के दरबार में बहुत दौड़ दौड़ के जाती थी, नॉट बिकॉज ऑफ एनी फेथ बट बिकॉज ऑफ अ वेरी टेस्टी लंगर विच इज सर्व्ड. और मैं बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है, मैं उस परिवार से हूं जहां पे जब तक तुम रोटी बनाओ नहीं तुम खा नहीं सकते. तो मैं जब से मैंने होश संभाला, मैं तब से चपातियां बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, क्योंकि वो रोटी मैं कभी नहीं खा सकती जो मैंने नहीं बनाई हो. और गुरुजी के दरबार में मैं कुछ नहीं करती थी सिवाय रज के खाना, रज के चाय प्रसाद पीना और सिर्फ खुश रहना. बस ये चीजें मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी. मैं कुछ नहीं और सोचती थी कौन सी डिवाइन पावर, कौन आता है कौन जाता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर मेरी खुशी हो जाती थी उस शाम की. इस लोभ से मैंने अपने मदर इन लॉ को बोला यस मैंने जाना है एंड वी केम टू छोटे मंदिर. तब गुरुजी की बड़ी छोटी संगत होती थी और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गुरुजी सोफे पे बैठा करते थे. मैं वहां पर आई, मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा मेरे को, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा था भी नहीं कि मैंने कुछ गुरुजी से मांगना है या गुरुजी कुछ दे सकते हैं. पर गुरुजी ने जब आज्ञा दी, लंगर खिलाया, आज्ञा दी, तब मुझे बोले, जब मैंने मत्था टेका, आगे मेरे मदर इन लॉ थे, वो मत्था टेक के पीछे मुड़े, उसके बाद मैं थी, पीछे मेरे फादर इन लॉ थे. जब मैंने मत्था टेका तो गुरुजी मुझसे कहते हैं शशि आंटी कल अपने सारे टेस्ट रिपीट करा ले. तो मेरी मदर इन लॉ फट से पीछे मुड़े, कौन से टेस्ट कौन से टेस्ट. अब मुझे लगा मैं क्या बताऊं. शी वॉज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी, आई न्यू इट इज कैंसर. कुछ मेरी मतलब आई डेंट हैव अ फीलिंग इन माई माइंड, पर बोला है तो चलो टेस्ट करा लेते हैं. तो मैंने अपने टेस्ट कराए एंड आई यूज्ड टू गिव माय सैंपल टू लाल्स लैब एट हनुमान रोड और माय टेस्ट बिकेम 0 ओवरनाइट. 1 साल से 1.5 साल से उसमें कैंसर चल रहा था, वो 0 हो गया. मैंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को रिपोर्ट किया. शी सेड नहीं नहीं सैंपल में गड़बड़ हुई होगी, दोबारा सैंपल दे, मैं फोन पे बात करती हूँ. फिर वो अशलोक हॉस्पिटल में, ग्रीन पार्क में अशलोक हॉस्पिटल की कोई लैब थी, एक सैंपल उधर गया, एक सैंपल लाल लैब में गया, दोनों सैंपल्स नेगेटिव फॉर कैंसर आए. मेरी डॉक्टर मेरे पे बहुत चिल्लाई, मुझे नहीं पता तू कहाँ गई थी, मुझे नहीं पता तेरे गुरु की क्या शक्ति है, पर आइंदा से कभी फैमिली की बात मत करना. यू कैन नॉट हैव अ फैमिली बिकॉज आई डोंट नो वेयर योर कैंसर इज. तो हमें लगा यार आसमान से टपके खजूर में अटके, इसमें मैंने क्या, मैं भी उसकी बात आई गई कर दी. गुरुजी ने छोटे मंदिर में तब अपनी संगत शुरू कर दी थी, तो घूमते फिरते मैं जाती थी. जब मैं नेक्स्ट गई तो गुरुजी ने आते ही मुझे बोला की कह रही है तेरी डॉक्टर नहीं, तेरा फैमिली नहीं होगी, तेरा पहला मुंडा होएगा. मैंने थैंक यू गुरुजी, कोई सीरियसली कुछ नहीं बोला, छोड़ दिया. दिस वाज 98 एंड 99 जब मिलेनियम टर्न हुआ तो मैं बड़ी अपने बॉस से लड़ लड़ के छुट्टी लेके, अरविंद वाज इन बॉम्बे, माय हस्बैंड, आई वेंट टू बॉम्बे. तो जब वो दिसंबर और उसकी फॉग चलती है जनवरी की, उसमें ट्रेन डिले होते हैं, फाइनली 9 जनवरी 2000 को मैं छोटे मंदिर गई गुरुजी के पास. पूरी संगत भरी हुई, हॉल भरा हुआ खचाखच, और मैंने गुरुजी को अपनी तरफ आते हुए नहीं देखा और सडनली ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. मैं खड़ी हुई, गुरुजी कहते हैं मिलाई होई बॉम्बे, मैं कहा हाँ जी गुरुजी. कहते हैं अरविंद नु मिलाई, मैं कहा हाँ जी. गुरुजी कहते हैं और की शशि आंटी हुन तेरे पीरियड्स नहीं आने, हुन ते तू प्रेग्नेंट है. इट वाज सच अ शॉकिंग थिंग इन फ्रंट ऑफ अ हॉल फुल ऑफ संगत. और मेरे पीरियड्स तो अभी 1 हफ्ते बाद आने थे. साइंस में आज भी कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो आपको विदाउट मिसिंग योर पीरियड्स, मिस तो बहुत दूर, 1 हफ्ता पहले आज भी आपको बता दे कि आप प्रेग्नेंट हो. मैं चुप कर गई, आई वॉज बिल्कुल पूरे सन्नाटे में. एनीवे माय साइकिल्स डिडंट कम, देन आई ओवरशॉट, एंड जनवरी आई टेस्टेड माय यूरिन, इट बिकेम पॉजिटिव फॉर प्रेगनेंसी. अब गुरुजी के साथ तो सब कुछ जाहिल है, लेकिन अज्ञानी तो हम हैं. आई रिपोर्टेड टू माय डॉक्टर. अब वो मेरे पीछे पड़ गई, इसको अबॉर्ट करो, क्योंकि कैंसर का पता नहीं, ऊपर से कंसीव करके आ गए हो. तो मेरा उससे ये झगड़ा होने लगा कि अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं अबॉर्ट करा लूंगी, लेकिन जब तक दिक्कत नहीं होगी तो मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं. तो वी हैड अ बिग टिफ ऑन इट एंड आई डिसाइडेड नॉट टू अबॉर्ट.
मार्च में मेरे को फिर कोई स्पॉटिंग हुई, शी पुट मी ऑन अ बेड रेस्ट, और महीना भर उसने बेड रेस्ट पर डाला मुझे, लेकिन मेरे में इतनी एनर्जी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी। लोग प्रेगनेंसी में बड़े ध्यान से और बड़े स्लो हो जाते हैं, और मैं डबल द रेट हो गई। अब मुझसे बैठा ही ना जाए, लेकिन ऑफिशियली मेरे को ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने को मिल रही थी, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलता गवर्नमेंट सर्विस में। प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, कोई भी डॉक्टर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देता, और गायनेकोलॉजिस्ट तो लास्ट वन। एनीवे, मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे सीरीज ऑफ इंजेक्शन, पता नहीं 15-20 गोलियां खाने को दे दी कि मुझे नहीं पता तू क्या कर रही है। तो मैं ना हफ्ते में 2 बार अपने इंजेक्शन लेती थी इंट्रामस्कुलर। कितने लोगों से आप रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे इंट्रामस्कुलर दे दो? मैंने अपने आप को खुद ही इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए, विच इज सच अ रिस्की थिंग। आपको कोई रिएक्शन हो जाए, आप खुद ही मर जाओगे। तो मैं ट्रांस यमुना एरिया में एक रूम में रहती थी। मैं खुद को खुद ही इंजेक्ट करती थी ना, बंद रूम। कुछ होने को तो तभी कुछ हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैं इंजेक्शन से तंग आ गई। फिर एक दिन मैं गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरे को ना इंजेक्शन नहीं लेने। तो गुरुजी अपने वो टिपिकल स्टाइल में मुस्कुराए, मुझसे कहने लगे ले ले। मैं चुपचाप वापस आ गई, पर मैं कन्विंस थी कि मेरे नहीं लेने। मैं फिर गई 1 हफ्ते के बाद, फिर मैंने गुरुजी से बोला, तो गुरुजी ने मेरे को बोला ले ले। और मैं बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ अपनी पर्सनैलिटी में। तो मैंने फट गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैं आपसे पूछने नहीं आई हूँ, मैं आपको बताने आई हूँ। एंड देन आई रियलाइज व्हाट हैव आई स्पोकन। तो गुरुजी हंसे और मुझसे बोलते हैं, अच्छा ठीक है, हर हफ्ते तू यहाँ पर आना, मैं तेरे को प्रसाद ब्लेस करके दूंगा, और तू वो हर हफ्ते प्रसाद खाना। आप सोचो, कहाँ आपकी दवाइयां और कहाँ आपके इंजेक्शन और कहाँ गुरुजी का लंगर और कड़ा प्रसाद जो गुरुजी हाथ से बांटते थे। व्हाट अ कॉम्प्रोमाइज। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, मैं हर हफ्ते आऊंगी। एंड आई स्टार्टेड गोइंग। तो मीनवाइल जब ये मेरे को मार्च में स्पॉटिंग हुई, आई कुड नॉट गो। महीना ऐसे ही निकल गया। मैंने अपने मदर इन लॉ को बहुत रिक्वेस्ट किया, वो लोग दिल्ली आए थे कि आप मेरे को ले जाओ, लेकिन कोई ले जाने को तैयार नहीं, कि कार में कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फाइनली जब सबने मेरे को छोड़ दिया, मैं एक दिन खुद ही गाड़ी उठाई और पहुंच गई। तब ये आई थिंक मार्च तो नहीं होगा, अप्रैल, बैसाखी का फंक्शन होके चुका था, और बड़े मंदिर में सेकेंड डे फंक्शन हो रहा था। तो व्हेन आई वेंट देयर, तो गुरुजी कहते हैं हुन आई है। तो हमारा तो एक बढ़िया तरीका होता है, हम हर चीज पे तो परमात्मा को ब्लेम करते हैं। सुख में तो नहीं करते, दुख में तो हमेशा कहते हैं परमात्मा का दिया है। मैंने भी गुरुजी को बोल दिया, मैं कहा गुरुजी आप ही ने तो मेरे को रोक के रखा हुआ था। तो गुरुजी कहने लगे चल अच्छा बैठ, और पूरा एक इमरती का डब्बा भर के गुरुजी ने मेरे को दिया। एनीवे, लंगर खाया। जब मैं वहां से चलने लगी तो माता जी समाव मेरे को बहुत, मेरी मुकद्दर थी कि माता जी मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं कभी नहीं भूल सकती कि माता जी के साथ जब मैं बैठती थी तो माता जी अपना एक गोडा मेरी घुटने पे रख के बात करते थे मुझसे, और जो भी वो अपना बताते रहते थे मुझे सुनना। मतलब मेरे को इतनी फ्लुएंट पंजाबी आती भी नहीं थी, लेकिन मुझे बड़ा प्यार लगता था माता जी अपना गोडा मेरे घुटने के ऊपर रखते थे। तो मैं माता जी के साथ बैठी हुई थी, गुरुजी ने अपना सारा लंगर वगैरह खिलाया। तो माता जी ने मुझे बोला, बैसाखी पे गुरुजी पे बहुत फूल चढ़ाए, तू जमुना पार रहती है, ये लोग तो कचरे में डाल देंगे, तू इसे नदी में डाल देना। तो मेरे घमंड की बता रही हूं मैं आपको, मेरे मन में भी वही भाव आया जो एक भजन में है कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। मैं उस रूल में आ गई कि वाह गुरुजी को मुझसे काम है और मैं कर दूंगी। तो बड़े जब मुझे आज्ञा मिली और गुरुजी ने मुझे आज्ञा के टाइम बोला, ये फूल कल सुबह ड्यूटी पे जाने से पहले नदी में डाल देना। और गुरुजी ने मुझे ये भी बोला, तू निजामुद्दीन फ्लाईओवर से आया जाया ना कर, तू ITO लिया कर। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अब आई एम ओब्लाइजिंग यू। इस एटीट्यूड से मैंने सेवादार को बोला, जो गुरुजी पे फूल चढ़ा है उसको दे दो। मेरी इमेजिनेशन 2 लिफाफा भर के फूल के बियॉन्ड नहीं थी। और जब वो सेवादार फूल लाया, वो इतने बड़े बड़े 2 टोकरे कि वो जो छोटी सी मारुति 800 है वो तो बहुत छोटी लगने लगी। तो मैंने मन में गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरा अहंकार तो आपने तोड़ दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब ये सेवा किसी को और को मत देना, ये मैं ही करूंगी। सुना है आप गाड़ी बड़ी कर देते हो, आप जो भी करो या टोकरे छोटे करो, जो भी करो, ये सेवा मेरे से लेना मत। और उस दिन मुझे बड़ी शर्म आई कि हम क्या सोचते हैं। एनीवे, गुरुजी ऑब्लाइज्ड, गाड़ी में वो फूल फिट हो गया। मैं अपनी एक बड़ी दूर की मेरी आंटी, बहुत बुजुर्ग, बस हम 2 जने,
और पूरी मारुति 800 पीछे सीट गिरा के फूलों से भरी हुई, इतना फूल। हम वो गाड़ी चला के लाए और आईटीओ के पुल पर, अब हमें तो कोई ज्ञान नहीं, रात का 1-2 बज रहा था। मैंने एक जगह खड़े होकर रैंडमली, जो मेरे हिसाब से सेंटर ऑफ द रिवर होगा, वहां से खड़े होके वो 2 फूल के टोकरे नदी में प्रवाहित किए। दूसरे दिन मैं काम पर आई, जमनाबाद से विलिंगडन हॉस्पिटल में जब ड्यूटी पर आती थी, 13 किलोमीटर की ड्राइव होती थी। मैं जब वापस जा रही थी तो 4 बजे का टाइम था। पुराना आईटीओ, मतलब अब तो बड़ा रिवैम्प हो गया, उस पर बम्पर टू बम्पर ड्राइव होती है, उस पर कोई रीजन नहीं होता कोई गाड़ी रुके। और जब वो गाड़ी रुकी, मैं जब उसके पीछे चल रही थी तो सडनली द कार इन फ्रंट ऑफ मी हॉल्टेड। और रात को जब मैंने फूल डाले थे, मैंने इलेक्ट्रिक पोल का नंबर पढ़ा था, ऐसी क्यूरियोसिटी कि मैंने कहां पे डाले हैं। तो मेरे सामने की गाड़ी सडनली हॉल्ट करी। आई थॉट माई कार विल बैंग इनटू इट, इट डिड नॉट हैपन। मेरे पीछे रियर व्यू में ब्लू लाइन बस मुझे दिखी, मुझे अपनी मौत पहली बार नजर आई। आई न्यू आई विल बी डेड व्हेन द ब्लू लाइन बस वेंट ऑन टू द पेवमेंट एंड इट वॉज द सेम स्पॉट जहां कल मैंने फूल बहाए थे। तब मुझे समझ आया कि यहां से फूल मैं बहा चुकी हूँ। तभी गुरुजी ने कहा था ड्यूटी पे जाने से पहले डाल लो। मैं इतने सन्नाटे में आ गई क्योंकि आई यूज्ड टू लिव अलोन, और मुझे ये पता था कि अगर आज मैं जिंदा ना बचती तो किसी को ये पता भी नहीं चलता कि मैं खत्म हो गई। सड़क के किनारे आधा घंटा आई सैट डाउन, गॉट माई नर्व्स बैक। मैं घर नहीं गई, मैं वापस मुड़ी और गुरुजी के पास गई। तब 7 दिन गुरुजी की संगत होती थी। मैं मंदिर में घुसी, छोटे मंदिर में। गुरुजी अपने रूम के पास वहां डोर से आए और मुझे कहते हैं, हो गया तेरा दूसरा जन्म? आई डिडंट हैव वर्ड्स टू से। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरे को एक ब्लेसिंग और दी। कहते हैं तेरे को ना इस जन्म में मैंने इतना ब्लेस करा है, तूने सिर्फ सेवा करनी है और तेरे पास जितनी तेरी नॉलेज है वो हमेशा रहेगी, लेकिन अगर तू इस मेडिकल नॉलेज के पैसे कमाएगी ना, ये नॉलेज तुझसे चली जाएगी। और आप सोचो, वो दिन के बाद मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी बदल गई। आई स्टार्टेड डूइंग वेल इन माई फील्ड। मेरी लाइफ प्रोफेशनली वॉज गेनिंग मोमेंटम, लाइफ चलती रही। मीनवाइल ऑन 9th January 2000 when गुरुजी told me I have conceived, तो जब मैंने गुरुजी से बोला कि मैंने ये दवाइयां नहीं लेनी, तब तक ना मैं रेगुलर अल्ट्रासाउंड के लिए जाती थी। तो एक दिन ऐसे ही गुरुजी ने मेरे को बोला, बड़ा डॉक्टरों कोल जान दिया। तो थोड़ी वो अकड़ होती है ना आपकी, तो मेरे को लगा अच्छा गुरुजी नाउ यू विल से एंड देन आई विल गो। दैट एटीट्यूड आई गॉट इन माई माइंड। और मैंने कोई एंटीनेटल चेकअप नहीं कराया टिल इन अबाउट मई जून। गुरुजी एक दिन कड़ा प्रसाद दे रहे थे तो मुझसे कहने लगे, शशि तेरी डिलीवरी चंदी मंदिर में होएगी, तेरा सौरा उत्थे कमांडेंट सी, तूने अपनी डिलीवरी चंदी मंदिर में करानी है। अब ऐसा है, मैंने तो सिर्फ लोगों के तजुर्बे सुने थे, कौन सी लड़की ससुराल में अपनी डिलीवरी कराई, मुश्किल है। लोग तो मायके जाते हैं, पर मेरी मदर ने मेरे वो ऑप्शंस बंद कर दिए थे। तो मेरे को था मैं अकेले करा लूंगी, जो भी है सर्वेंट्स यूज कर लूंगी, जो भी आई विल मैनेज ऑन माई ओन। बट मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं कहीं भी चली जाऊंगी, ससुराल नहीं जाऊंगी। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर माई मदर इन लॉ टू अरेंज एवरीथिंग एंड इट विल नॉट हैपन, क्योंकि लोगों के तजुर्बे बड़े खराब रहे हैं डिलीवरी के बारे में। गुरुजी ने मेरे को 2-3 बार बोला, शशि डिलीवरी चंदी मंदिर होएगी। फिर फाइनली एक बार, क्योंकि मैं हर हफ्ते जाती थी, गुरुजी ने एक दिन मेरे हाथों में कड़ा प्रसाद रखा। तब ये नॉर्म हो गया था कि आप कड़ा प्रसाद बाहर जाके खाओगे। गुरुजी ने मेरे को वहीं बिठा दिया और मुझसे कहते हैं इधर ही बैठ जा, इधर ही खा और मेरे को बता कि तू कब जाएगी। तो सरेंडर जब आपके अंदर आता है, अब मैं क्या बताऊं। तो मैंने गुरुजी से बोला, जब आपको इतना ही पता है तो आप ही बता दो। तो गुरुजी ने 23 या 24 जून की मेरे को डेट दी और आप मानो उसकी छुट्टी थी दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट की छुट्टी थी, लेकिन आर्मी हॉस्पिटल वर्किंग था। ये दिन गुरुजी ने मुझे चुन के दिया। मुझसे कहते हैं, गुरुजी तेरी छुट्टी है, तू उत्थे जा, उत्थे वर्किंग है, डॉक्टर ਨੂੰ दिखा के आ। फिर क्योंकि सवाल पूछना तो होता ही है, तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी फिर जाऊं कैसे। गुरुजी कहते हैं, शताब्दी तो जाई, सौरे ने कहीं तेनू छड़ जाए। अब दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई वाज गोइंग टू माय इन लॉज हाउस विदाउट माय हस्बैंड। और चंडीगढ़ ना किसी दिल्ली वाले के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि उसमें सब कुछ इतना मेटिकुलस है कि हमें इतने मेटिकुलस की आदत ही नहीं है। और मेरे जैसे तो बिल्कुल ही, जो मतलब बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते एक्स्ट्रा चीजों पर, मुझे कोई रास्ता नहीं पता। मैंने अपनी मदर इन लॉ को फोन किया, मैंने कहा गुरुजी ने बोला है, उस टाइम मोबाइल्स भी नहीं होते थे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप मुझे लेने आ जाओगे।
तो मदर इन लॉ बोलने के हाँ गुरुजी की आज्ञा है, हम आ जाएंगे। लेकिन मेरे मन में ना एक शक हो गया, अगर ये नहीं आए तो मैं क्या करूंगी? शताब्दी तो रात को 10 साढ़े 10 बजे पहुंचती है, मैं वहां चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर 10 बजे उतर के क्या करूंगी? तो मैंने अपने मदर इन लॉ को बोला, आप प्लेटफॉर्म के शुरू में खड़े होंगे और अगर चलती हुई ट्रेन से मैंने आपको नहीं देखा तो मैं उससे बेटर है वो कालका में खत्म होती है, मैं कालका चली जाऊंगी, बिकॉज हिमाचल इज मच मोर सेफर देन गेटिंग डाउन इन चंडीगढ़। आई विल नॉट गेट आउट ऑफ द ट्रेन। तो बिलीव मी, मेरे मदर इन लॉ कभी किसी की सुनते नहीं थे, बेचारे वो खड़े हुए। दे केम टू पिक मी अप, आई वेंट फॉर अ चेकअप, द डॉक्टर सॉ मी एंड ही टोल्ड मी वी विल डू अ सिजेरियन। तो पहला डर आपका यही होता है। मैं कहा यार तू सिजेरियन कर देगा, एंड आर्मी डॉक्टर्स आर वेरी फ्रेंडली। तो ही सेड अनलेस यू वांट डिजास्टर्स टू हैपन, एज बहुत ज्यादा है, लेबर इतनी अच्छी होगी नहीं, तू इमरजेंसी में सिजेरियन करा लेना। बैगा नहीं नहीं ऐसा कुछ मत कर, तू कर दे। तो ही टोल्ड मी कि अगस्त एंड तक तुम आ जाना, सितंबर एंड इज योर ड्यू डेट। ठीक है। एंड टिल देन आई नेवर वेंट टू एनीबडी। मेरे ऑफिस में जो मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनकी लड़की वॉज ऑल्सो कैरिंग 15 days अहेड ऑफ मी, और उसको दुनिया भर के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे। उसका प्रोटीन लेवल कम, उसको ड्रिप लग रही, उसको ये लग रहा। तो जब भी मेरे एचओडी मुझे देखते थे, मुझसे कहते थे शशि तेरे को कुछ हो गया तो सारी दुनिया मुझे जूते मारेगी कि अपनी लड़की को तो इतना संवार के रखा, दूसरे की लड़की को ऐसे धकेल दिया, तू प्लीज छुट्टी ले ले और चली जा। मैंने कहा सर गुरुजी हैं मेरे, और जब तक वो आज्ञा नहीं करेंगे ना मैं लेबर में नहीं जाऊंगी, आप निश्चिंत रहो। अब वो सर मेरे को फिर जहां भी मैं काम करती हूँ उनको पता होता है, तो गुरुजी इज नोन एज शशि इज गुरुजी। तो मुझे कहते हैं अब तू अपने गुरुजी की ना कहियो मुझे। मैंने कहा सर हैं आप मान लो। एनीवे उनका मेरा ये टिफ चलता रहा, बट आई कंटिन्यूड वर्किंग। 20 या 21 अगस्त की बात है, जब जन्माष्टमी आई तो गुरुजी ने तब तक मुझे बोल दिया था अपने सास और सौरे नु कहीं तेनू ले ना जाए। तो मैंने उनको फोन करा, देवर देयर इन दिल्ली, देवर पुटिंग अप इन आरआर, एंड डेली इवनिंग वी यूज्ड टू गो टू गुरुजी's मंदिर। तो जब जन्माष्टमी की छुट्टी आई तब गुरुजी ने मेरे को बोला जा अपना अल्ट्रासाउंड करा के आ और देख मैं तेनू की दिखता है। तो जो सोनोलॉजिस्ट था वो मेरे फादर का स्टूडेंट था, उसने कैंसर के टाइम भी मेरे सारे अल्ट्रासाउंड्स किए थे। उसने तब मुझे कहा था तू जिस भी गुरु की महिमा में है वो बहुत पावरफुल है, उनकी महिमा से हटना मत तू। तो जब उसने, अब मैं उसके पास गई, सोचो आप मेरी प्रेगनेंसी का ये शायद पहला अल्ट्रासाउंड था। थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी कोई चेकअप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। उसने मेरा अल्ट्रासाउंड करा, उन्होंने गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को बोला आप भी साथ जाओ। आई वेंट, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड के बाद मैं तो कमरे से बाहर हो गई, बट द सोनोलॉजिस्ट टोल्ड माय मदर इन लॉ बेबी इज ऑलरेडी इन पोजीशन, शी विल डिलीवर अर्ली। तो मदर इन लॉ थोड़े से वरिड हो गए क्योंकि सितंबर एंड है तो अगस्त एंड में आपको वार्निंग मिल रही है। मुझे नहीं उन्होंने बताया, लेकिन शाम को जब हम गुरुजी के मंदिर आए तो गुरुजी ने मदर इन लॉ को बोला की कहता है डॉक्टर जल्दी डिलीवर करेगी, तब तक नहीं करेगी जब तक मैं नहीं कहूंगा। तब मुझे पता चला कि मेरे मदर इन लॉ को ये टेंशन भी हो रही है। एनीवे जिंदगी पूरी बिंदास और बड़ी बढ़िया चली। एक दिन गुरुजी ने 24 या 25 अगस्त रही होगी, गुरुजी ने बोला शशि की तनख्वाह से एक स्टील का ग्लास, स्टील की कटोरी और चीनी लेकर आना। तो मैं और मेरी मदर इन लॉ, आप सोचो, आरआर के कैंपस से चले, वी वेंट टुवर्ड्स गोपीनाथ मार्केट टू बाय दिस, एक स्टील का ग्लास, कटोरी और चीनी, और हमें कहीं नहीं मिली। एंड हम चलाते चलाते गाड़ी ग्रीन पार्क तक पहुंच गए। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला ये ऐसी दुर्लभ चीज तो नहीं है पर गुरुजी ने कुछ करी है, तू प्लीज प्रे कर तब तेरे को ही मिलेगा। एंड एक्चुअली आई प्रेड, आई गॉट एक स्टील की कटोरी, स्टील का ग्लास और चीनी। वो सब लेकर हम मंदिर गए। 27-28 की रात थी जब गुरुजी ने जनरल संगत भेज दी, और मैं वहां पर ऐसी एक जॉइंट सेक्रेटरी आती थी रूबी अरोड़ा, तो उसने, हम दोनों पीछे बैठ के ना गप्पे मार रहे थे और गुरुजी आगे संगत के साथ अपने सिंहासन पे थे। कुछ हॉल में शब्द चल रहे थे, हम दोनों, वो मुझसे पूछती है तेरा काम हो गया? मैंने कहा यार कौन सा काम? तो मुझसे बोलती है ले सारी दुनिया तो यहाँ पर गुरुजी से लड़का ही मांगने आती है। ये तो दिखती नहीं, ये गुरुजी है। तो कहती मेरा काम नहीं हुआ, गुरुजी ने क्या कहा है? गुरुजी कहते हैं इस साल हो जाएगा, बाकी है तो बहुत टाइम है, अभी साल कहाँ खत्म हुआ। कहती है नहीं गुरुजी ना हमारी सुनते नहीं है, तो मैंने सोचा इधर ही आके शोर मचाऊंगी। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा जो तुम मन में सोच रहे हो वो तो हो रहा है, तो इधर आओ या ना हो, उनको पता है कि आप क्या सोच रहे।
तो शी सेड कि मेरे ना कर्म ही ऐसे, तो मेरी बारी ही नहीं आई। तो मैंने उसे बोला अगर ऐसा होता तो हमें सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती, कुछ तो कर्म होंगे ना जो गुरुजी मिले। और हमने दोनों ने, किसी ने गुरुजी को आते हुए नहीं देखा। सडनली गुरु हमारे सामने खड़े, तो उसको पूछते हैं हो गई तेरी प्रेगनेंसी दी गल्ला। हमें इतनी, मतलब मैं तो इसमें शर्मिंदा हुई कि कोई शब्द नहीं सुन रहे, कोई ध्यान नहीं लगा रहे, दुनियावी गप्पे मारे जा रहे। खैर गुरुजी ने मेरे को बोला गिलास में चीनी डाल। तब जब मुझे बोला ग्लास में चीनी डाल, तब मैंने जिंदगी में पहली बार ग्रेविटी बदलती हुई देखी। ग्रेविटी ऑब्लिक हो गई और चीनी ग्लास में जाए ना, सारी कारपेट पे गिरे। तो जो 10-15 लोग थे वो मेरी तरफ देख लगे। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे झाड़ा, तू सारी दरी खराब कर दी। मैंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी मुस्कुराए, कहते हैं हुन पाहुन सिद्धि जाएगी। दिस ओनली बिटवीन मी एंड गुरुजी की ग्रेविटी कैन बी ऑब्लिक। देन आई रियलाइज गुरुजी की पावर कितनी है। खैर गुरुजी ने वो ग्लास मुझसे लिया, उस पर कटोरी रखी, एंड ही शोड मी अ शिवलिंग इन इट एंड इंस्ट्रक्शंस वर लो बिहोल्ड कि जब शशि का लड़का हो जाएगा इसे शिव मंदिर में छोड़ देना। सो आई न्यू गुरुजी हैज क्रिएटेड विद हिज शक्ति अ शिवलिंग फॉर मी। तब वो शिवलिंग गुरुजी ने मुझे दिया, एंड इन नो स्प्लिट्स, नो सेकंड, मतलब सेकंड भी बहुत बड़ा होता है, गुरुजी ने पूरा अपना चोला उतारा और मेरी तरफ फेंका और मुझे कहते हैं एले शशि आंटी फड़। पता नहीं जैसे गुरुजी ना दिमाग फेर देते हैं, मेरे दिमाग में लगा हुआ कि इस चोले की तह लगा दी। और मेरे हिसाब से जब मैं गुरुजी को देखती थी, मेरे हिसाब से गुरुजी की हाइट 5'7", 5'8" से ज्यादा मुझे नहीं दिखती थी। एंड आप सोचिए, मैंने गुरुजी की जो धोती होती थी उससे तह लगानी शुरू की और मुझे उसका दूसरा एंड नहीं मिला। मेरे हाथ भर गए दोनों, लेकिन एंड नहीं मिला। देन आई लुक्ड एट गुरुजी, गुरुजी मुस्कुराए, कहते नहीं दोबारा लगा, अब तुझे एंड मिल जाएगा। मैंने वो सब लपेटा, गुरुजी की जैकेट, गुरुजी का कुर्ता, एंड आई टर्न टू सुधा आंटी हु वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी कि आंटी अब इसका कहाँ रखना है, इसको कहाँ रखना है। देन शी टोल्ड मी तेरे को पता नहीं है फड़ का क्या मतलब होता है। देन इट डिडंट डॉन ऑन मी फॉर क्वाइट सम टाइम कि गुरुजी ने अपना चोला मुझे दे दिया। मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे बोला, सब पता है उनको, गुरुजी ने मुझे बोला कभी कोई चिंता ना लाना, मैं तेनू इन्ना ब्लेस कर देता। उसका मीनिंग मुझे उस टाइम भी नहीं समझ आया। जब नेक्स्ट डे गुरुजी ने हमें छुट्टी दी, हम लोग चंडीगढ़ गए। सारे रास्ते मैंने गुरुजी का चोला अपनी गोद में रखा एंड वी रीच चंडीगढ़। नेक्स्ट डे आई रिपोर्टेड फॉर माय मेडिकल चेकअप। तो बच्चे की फीटल हार्ट कुछ ज्यादा थी एंड आई वाज वेरी एग्जॉस्टेड, टायर्ड। तो डॉक्टर्स टोल्ड मी 1 हफ्ते का रेस्ट करो, वील ऑपरेट ऑन 5th of September। जब आप सिजेरियन के लिए ऑपरेशन थिएटर के दरवाजों के अंदर जाते हो, आपका कोई साथ नहीं हो, आपके कपड़े, आपका सब कुछ बाहर निकल जाता है। शायद चिता पे लेटते समय वही फीलिंग होती होगी, अगर कोई फीलिंग होती है। देन आई रियलाइज कि कभी भी कोई चिंता ना लाना, मैं तेनू इन्ना ब्लेस कर देता। सारे परिजन आपके दरवाजे के बाहर छूट जाते। I went on to the OT table. The doctors were little late. I was made to wait on the OT table. And even then, Guruji had given me so much of power कि I was not upset. कि anesthetist got upset. He told me nobody in the world smiles on the OT table which you are doing with these OT lights on. Tell me, आपकी शक्ति कहाँ है? Then I told him about Guruji. And I don't know when I got the anesthesia. I don't remember anything. And I think when I got up, the whole world was congratulating me कि तेरा बेटा हुआ। It was such an effortless pregnancy, such an effortless delivery कि मैंने अपने हस्बैंड को आके रिकवरी रूम में बोला, यार पता नहीं लोग इतना शोर क्यों मचाते हैं, ऐसी बात है तो मैं तो 10-12 बच्चे कर दूं। और 2 महीने बाद जब मैं ऑन द वे फ्रॉम चंडीगढ़ टू, माय हस्बैंड हैड रीलोकेटेड टू बॉम्बे, तो हम लोग बॉम्बे जाने के लिए दिल्ली आए, गुरुजी के मंदिर गए। तो गुरुजी ने आते ही बोला कि कह दिया 10-12 बच्चे कर दे, कोई नहीं तेरा दूजा भी मुंडा होएगा। समा मेरी देवरानी के 2 लड़के रहे हैं, शी इज सीनियर टू मी बाय एज। मेरे को था नहीं गुरुजी मुझे तो लड़की चाहिए। और मेरे फादर हमेशा पत्री देख के मुझे कहते थे कि तेरे किस्मत में लड़की का योग नहीं है। तो आप आर्ग्यू करने के लिए बोलते हो कि कोई नहीं मेरी बहुएं मेरी बेटियों की तरह होंगी। देन ही टोल्ड मी तुम उतना रहोगी नहीं, यू विल डाई बाय 53, there is no life beyond that, so you will never have a daughter। अब उस टाइम तो जब बोलते थे तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप छोटे होते हो, लेकिन जब आपकी जिंदगी में वो फेज आने लगता है तब आपको वो सब कुछ चाहिए जो आपकी किस्मत में नहीं है। एंड आई स्टार्टेड प्रेइंग टू गुरुजी कि मेरा नेक्स्ट चाइल्ड लड़की होगी।
बड़े लोगों के गुरुजी ने सत्संग सुनाए जिसमें हर बार यही मैसेज आता था कि आगे लड़की पालने का जमाना नहीं है। फिर एक दिन मैंने गुरुजी को बोल ही दिया, मैंने कहा गुरुजी आपको क्या लगता है ये बच्चे मैंने पालने हैं? पालने तो आपने, अगर आपकी कैपेबिलिटी इसमें कमी है तो मुझे लड़की मत देना, नहीं तो मुझे लड़की देना। क्योंकि वो एक दिन जब रक्षाबंधन होगी मेरा लड़का इंतजार करेगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी का भी इंतजार करे, उसकी अपनी बहन होनी चाहिए। और आप सोचो, आई कंसीव्ड अगेन, इन बिटवीन मेरा ड्रॉप भी हुआ, आई कंसीव्ड अगेन, एंड 7वें महीने में आई वॉज इन बॉम्बे विद नो एंटीनेटल चेकअप, नो आइडिया हाउ मेनी चिल्ड्रन आई हैव। क्योंकि जब मैं डिलीवरी के लिए फिर जलंधर मंदिर आई, वहां मुझे बब्बर आंटी मिली, एंड शी आस्क्ड मी, शशि आर यू कैरिंग ट्विंस? मैंने कहा मैंने तो अल्ट्रासाउंड ही नहीं कराया, मुझे पता नहीं, पर अब तो जितने भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शी सेड तू डॉक्टर हो गए, तेरे को ये नहीं पता कि तेरे कितने बच्चे हो रहे हैं? मैंने कहा पहला गुरुजी ने दे दिया, आगे जो देंगे सही देंगे। शी वॉज शॉक। बट गुरुजी ने उस टाइम जब मैंने अपना चेकअप कराया बिफोर गोइंग टू जलंधर मंदिर, तो डॉक्टर्स टोल्ड मी 12 अप्रैल को हम तेरा इलेक्टिव सिजेरियन करेंगे, कमांड हॉस्पिटल अगेन। अब 12 अप्रैल हैपन टू बी माई मदर इन लॉज बर्थडे, तो मुझे लगा नहीं, वाई शुड माई चाइल्ड शेयर द डेट ऑफ बर्थ। तो मैं अपने हस्बैंड से लड़ने लगी कि डेट चेंज कराओ, इट्स एन इलेक्टिव सिजेरियन, एक दिन पहले एक दिन बाद भी हो सकता है, इसको चेंज कराओ। बट somehow the family was not for it. तो मेरे मन में बड़ी वो उथल पुथल चल रही थी कि why should it be the same day? And I went to जलंधर मंदिर कुछ दिन पहले, तो गुरुजी ने गेट पर ही मुझसे पूछ लिया कदों दी डेट मिली है? मैं कहा गुरुजी 12 तारीख। कहते हैं 12 नू नहीं 5 नू कराओ। आप सोचो, मतलब किसी को मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी आप कितने बड़े हो जब आपने डेट चेंज कर दी। और मैं बड़ी खुशी खुशी, दो द फैमिली डिडंट लाइक इट, पर मैं वापस आई गुरुजी ने जब आज्ञा दी जलंधर मंदिर से, and I got myself operated on 5th. I had to fight with the operating surgeon a little bit, fight in the sense you had to argue. और 7th को वो डॉक्टर जब राउंड्स पर आया and he was alone with me, he asked me किसने डेट चेंज की थी, did you take a second opinion? मैंने कहा इसका मतलब कुछ हुआ है टेबल पे, if you promise to tell me the truth I'll tell you. He was a sick कर्नल कंवर and I told him कि नहीं मेरे गुरुजी की आज्ञा। अब he knew the महिमा of गुरुजी, तो he told me शशि आजकल के जमाने में ऐसे गुरु नहीं मिलते। मैंने कहा मेरी लक है। कहते तेरा गुरु में इतना विश्वास है शशि, तू जिस भी गुरु की शरण में है बहुत पावरफुल है। एंड देन ही टोल्ड मी कि मैंने जब तेरा चेकअप किया था यू वर परफेक्टली ऑल राइट। मैंने तो उसे बोला मैं तो फिर जलंधर भी गाड़ी चला के गई और जलंधर 2-3 दिन रहकर फिर वापस आई। He told me when I operated, your uterus had ruptured and the baby was out. Medical terms में within 24 hours you would have died. Somehow it didn't happen. This is Guruji. This is the power of Guruji. I have beaten personally in my entire life till now 26 times the death as I know. Guruji ने तो और भी बड़ी की होंगी। This is the second time then this happened. Then I got a beautiful daughter. जब मेरे को ये खबर मिली कि मेरी बेटी हुई है, तो मैंने गुरुजी से मन ही मन पूछा, बोला मतलब कि गुरुजी इसके बाद मैं आपसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगूंगी। आज तो आपने मुझे वो दिया जो मेरी मुकद्दर में भी नहीं था। और बच्चों के नाम गुरुजी नहीं दिए, बेटे का नाम समीर, बिटिया का नाम श्रद्धा। मतलब इतने अनयूजुअल नेम्स। और गुरुजी के जब बेटा पैदा हुआ, इसके माथे पर गुरुजी का तिलक है जो उसको ही नहीं दिखता, बाकी सबको दिखता है। तो मैं ये देखती हूँ चलो तेरे में घमंड ना आए, लेकिन तो मेरे मदर इन लॉ हमेशा कहते थे कि अगर गुरुजी के तिलक वाला बच्चा है, तुझे नहीं पता किस ऋषि मुनि की आत्मा गुरुजी ने तेरे को दी है, इसे कभी पैर ना लगाना। और डे 1 से मेरे दोनों बच्चे मुझे कभी भी बच्चे नहीं लगे। आई हैव लिव्ड माई चाइल्डहुड विद देम, प्लेड विद देम, एंड दे हैव बीन सो मैच्योर, सो अंडरस्टैंडिंग। आई हैव नेवर फेल्ट कि ये छोटे बच्चे हैं जिनको मेरे को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि प्रोटेक्टर तो गुरुजी है, लाने वाले भी वही, रखने वाले भी वही। एंड दैट इज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग एज अ पेरेंट कि जैसे ही जैसे ये बच्चे बड़े होते गए, मेरे में ये फील आती रही कि आई एम इनकॉम्पिटेंट टू बी अ मदर टू देम। रियली गुरुजी की इतनी कृपा है। मैं ये नहीं कह रही कि उनका सब कुछ सही होता है, लेकिन उनका कुछ गलत होने नहीं देते गुरुजी। जबकि मुझे भी दिखता है कि ये गलत करा है, इसमें गलत होएगा, लेकिन गुरुजी रिजल्ट बदल देते। तो दिस हैपेंड इन 2002 एंड गुरुजी ने बिटिया दी मेरे को। तो वी यूज्ड टू come thrice to Guruji's मंदिर at least in a year. We had relocated to Bombay. मेरे हस्बैंड की कोई स्टेबल जॉब नहीं थी,
तो समटाइम्स जब बच्चों को स्कूल में डालना था, एंड ऑल स्कूल्स टेक डोनेशंस, वी डिडंट हैव द मनी। तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि पैसे नहीं, एंड जॉब नहीं थी, और मुझे गुरुजी ने प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए मना कर दिया था, तो रोटी कैसे खाओ। तो बॉम्बे जैसी माया की नगरी जिसमें पैसे के अलावा कोई भाषा नहीं चलती, उसमें मैं आ गई बिना पैसे के। तो एक बार शायद गुरुजी का बर्थडे था, व्हेन आई थिंक 2003 या 4 में, एंड आई वॉज वेरी डिटर्मिन्ड कि आज मैं गुरुजी से पूछ के जाऊंगी कि नौकरी कब लगेगी। अरविंद की लगा दो, क्योंकि आदमी की तनख्वाह से तो घर चल जाता है, इज्जत रहती है, औरत भी बच जाती है, पर समा वो हो नहीं रहा था। जब मैं बड़े मंदिर में वो गेट की लाइन से अपना लाइन में आते 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 गुरुजी के पास आई, इससे पहले मैं कुछ बोलती, भीड़ तो काफी थी, इससे पहले मैं कुछ बोलती, गुरुजी ने मुझे बोला, शशि आंटी तेनू इन्ना ब्लेस कर देता, तेरे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हो। मेरे दिल को इतनी शांति मिली जैसे मेरे को कुबेर का धन मिल गया। मैं वापस आ गई, मैंने कुछ नहीं बोला गुरुजी से। जब मैं बॉम्बे आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि क्या कर दिया मैंने, पूछा नहीं मैंने। तो गुस्से में आके ना, कि कहते ना गुरु की भी परीक्षा ले लो, कहते गुरु आएगा इज्जत रखने के लिए, मैंने अपने सारे घर के जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो सब अपनी मेड्स को दे दी। वो मेड्स मेरे घर काम नहीं कर रही थी, वो आसपास में आती थी, बट दे हैड वंस वर्क फॉर मी। आई डिडंट हैव द मनी, तो मैंने कोई मेड नहीं रखी थी, ऊपर से मैंने घर का सब सामान उठा के उनको दे दिया। तो उनको लगा मेरा दिमाग खराब हो गया, किसी को भी लगेगा। मैंने उसको बोला नहीं, मेरे गुरु की इज्जत है, मेरे को भी देखना है कितना देते हैं। और आप मानोगे नहीं संगत जी, महीने डेढ़ के अंदर हस्बैंड की टाटाज में नौकरी लगी, घर के नीचे 3 गाड़ियां, हम 2 जने गाड़ी चलाने वाले। घर में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो गुरुजी ने हमें नहीं दी। इतना वो देते गए कि मुझे शर्म आ गई। मैंने कहा गुरुजी बस बंद कर दो, नहीं तो अब दिमाग खराब हो जाएगा। और तब मुझे वो फेमस चीज समझ आई कि गुरु एक हाथ से भी देवे तो 2 हाथ में नहीं समाता। गुरु जब देने पर आता है तो वो इतना देता है जो तुम सोच नहीं सकते। दिस वॉज अ ट्रांजिशन इन माई लाइफ कि गुरुजी क्या है। बॉम्बे से मैं एक बार दिल्ली आई हुई थी, तब गुरुजी ने थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए थे, मस्ट बी 2003 और 4। तो मुझे याद है जब मैं एम्पायर स्टेट के बाहर गेट से अंदर आ रही थी, बस में मैं अपने बच्चे उठा के लाई, एक कक्कड़ अंकल सेवादार होते थे, उन्होंने मुझे बोला बच्चों को अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे गोद में। तो मैंने कक्कड़ अंकल से बोला आप सेवादार हो, मैं उनको जानती नहीं थी। कहते हैं हाँ। मैंने कहा फिर आप बच्चा पकड़ो, आप सेवा करो, मैं अंदर जाती हूँ। नहीं टोल्ड मी मैं ये सब नहीं कर सकता। मैंने कहा फिर अंकल रास्ता मत रोको, मैं बच्चे कहाँ छोड़ के आऊं। आई गॉट देम इन विद द कंडीशन कि अगर कोई भी बच्चा आवाज करेगा तो आप बाहर आ जाओगे। तो दोनों बच्चे बड़ी गहरी, गुरुजी का समाज ये होता था, जब आप एम्पायर स्टेट के गेट पे पहुंचो गुरुजी बच्चे सुला देते थे। मैंने 1-2 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं वो लोग देखते हैं, नजर लगती है, इसलिए गुरुजी सुला देते हैं। एनीवे बच्चे बड़े पीसफुली सोते थे, और पूरी संगत हम अपने बच्चों के साथ अटेंड करके जाते थे। और एक दिन हुआ कि मेरा बेटा मेरी गोद में बड़ा डीप स्लीप में था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा लाइटर प्लेन में हुआ। मुझे लगा कहीं कुछ वैसे चिल्लाते नहीं थे मेरे बच्चे, फिर भी मैं बाहर आ गई। इट वॉज विंटर्स, थोड़ी थोड़ी मैं बाहर आई, और मंदिर का दरवाजा भेड़ा हुआ था, बंद था, जब 2 लोग बाहर से और आए। तो सेवादार अंदर आए, बोलने लगे अंदर 2 लोगों के बैठने की जगह है, आप में से कोई 2 लोग अंदर आ जाओ। तो वो 2 जेंटलमैन को मैंने बोला आप लोग अंदर चले जाओ, मेरे साथ तो बच्चा है, आप जाओ, 2 की जगह आप दोनों अंदर जाओ। वो दोनों अंदर चले गए। थोड़ी देर में सेवादार फिर आए और मुझे कहने लगे गुरुजी ने बोला है कोई भी बाहर नहीं बैठेगा, जो बाहर है वो अंदर आओ। मुझसे कहने लगे आप अंदर चलो। मैं अंदर गई, हॉल पूरा फुल था, मैंने सेवादार की शक्ल देखी, तब गुरुजी ने इशारा करा और बिल्कुल अपने सिंहासन के पास बिठाया। उस दिन गुरुजी ने किसी की चुन्नी, काले रंग की चुन्नी अपने सिर पे बांधी हुई थी, और मुझे मिस्टर शौरी, अरुण शौरी से इंट्रोड्यूस कराया। तो गुरुजी ने मुझे बोला आपने सत्संग सुना, तो मैं उनको बता रही थी कि उसमें मैंने ये भी बोला कि मुझे मेरे हस्बैंड के जितने कोलीग्स हैं उनकी वाइफ्स बोलती हैं तू बच्चों की माँ नहीं लगती, यू लुक सो यंग, तो तेरी शक्ल से नहीं पता चलता कि तू 2 बच्चों की माँ है। तो गुरुजी बोलते हैं शक्ल तो की अकल तो भी नहीं है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। देन आई रियलाइज की व्हाट इज ही मीनिंग। मेरे को किसने बताया बच्चे कैसे पालते हैं, और जब तुम्हारे अपने बच्चे होते हैं तुम्हारी डॉक्टरी भी बैठ जाती है। और बॉम्बे जैसी जगह में तो कोई डॉक्टर फ्री में भी नहीं बात करता, पैसे तो मेरे पास थे ही नहीं। तो बच्चे तो मैंने इसलिए पाले कि कोई पड़ोस ने कुछ बोल दिया, नौकरानियों ने कुछ बोल दिया, जिसने जो बोल दिया वैसे ही पाल दिया, और बच्चे अच्छे खासे पाल दिए। ये गुरुजी के तरीके हैं, आपको किसी चीज को दौड़ने की जरूरत नहीं है, चीज आप तक आ जाएगी। ऐसे मैंने बच्चे पाले।
गुरुजी तो मतलब ब्रह्मांड भी एक छोटा वर्ड है। क्या है गुरुजी वो तो वही जाने, हम देख नहीं सकते, गंदी नाली के गंदे कीड़े। जय गुरुजी।